तरफ आना चाहिए, क्योंकि हमें समझ आ गई कि डेफिनेशन क्या थी। तो लेट्स कम टूवर्ड्स डेरिवेशन, बट बिफोर डेरिवेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय डायग्राम। तो 3Ds, तो डेफिनेशन, डायग्राम एंड देन डेरिवेशन। तो इन 3Ds से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने एक अर्थ ड्रॉ की है, स्मॉल लिटिल अर्थ। इस अर्थ का सेंटर पॉइंट हमने लेट सपोज O कंसीडर किया, और अर्थ का रेडियस हमने देखा, इसको हमने कह दिया ये अर्थ का रेडियस है साइड पे। तो हमने कहा था कि हमने कंजर्वेटिव फील्ड से बाहर जाना है, दैट मीन्स हमने डिस्टेंस n कवर करना है। तो डिस्टेंस n कवर करने के लिए सबसे पहले इसमें बात ये थी कि फोर्स वेरिएबल नहीं है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के लिए हमने जैसे पहले भी वर्क डन कैलकुलेट किया था ऑफ अ बॉडी विच इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय वेरिएबल फोर्स। एक वेरिएबल फोर्स के लिए जब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फोर्स को हमने डिस्प्लेसमेंट को हमने इतने छोटे छोटे पार्ट्स में, इतने छोटे छोटे पैचेस में एक डिस्प्लेसमेंट को, एक डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है कि हर पैच में फोर्स तकरीबन कांस्टेंट रहे। तो इस फोर्स को तकरीबन कांस्टेंट करने के लिए हमने उसके इतने छोटे छोटे पीसेस किए कि हमें खुद नहीं पता कि कितने छोटे पीसेस कर लिए। लेट सपोज अगर हमने उसके 100 पीसेस किए हैं, 100 पीसेस तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के सेंटर से हमने मूव करना है। मतलब अर्थ के ये कन्वेंशन है कि हमने जब भी किसी चीज़ का डिस्टेंस लेना होता है तो हम दो बॉडीज़ के दरमियान अगर डिस्टेंस लें, उस दोनों बॉडीज़ के दरमियान उनके सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं। इस बात को आपने ख्याल में रखना है। तो अर्थ के सेंटर से हमने अगर कैलकुलेट करना शुरू किया और अपवर्ड्स टू इन्फिनिटी हमने जाना है, तो उसमें इतना छोटे टुकड़ा कि हर टुकड़े में फोर्स तकरीबन कांस्टेंट रहे, इतने छोटे टुकड़े में कि फोर्स कांस्टेंट रहे। कितने सारे टुकड़े करेंगे 100 तो नहीं करेंगे, बट लेट सपोज हमने 100 पीसेस कर लिए और लास्ट पीस को यानी 100th पीस को हमने कह दिया दैट इज़ n। और अगर उससे पीछे वाले को देखेंगे तो 99th हमारी इस हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग 99 हुआ। तो 99 यानी कि 100 - 1, यहाँ पे हमने कह दिया कि n-1। जो n से पीछे वाला पैच है डिस्प्लेसमेंट का, उसको हमने कह दिया n-1। दरमियान में डॉटेड लाइन से मैंने शो कर दिया कि देयर आर लॉट्स ऑफ tiny patches of displacement in which in each patch force comes to be approximately constant। अब यहाँ पे डायग्राम हमें बता रही है कि अर्थ से पॉइंट 1 पे मूव करने के लिए, अर्थ से हम पॉइंट 1 पे मूव जब हमने किया तो हमारा जो डिस्टेंस आया, जो डिस्टेंस यहाँ पे हम r की शक्ल में ले रहे हैं क्योंकि रेडियस को भी हम साथ ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको r ले रहे हैं। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू पॉइंट 1 जो हमारे पास डिस्टेंस आया दैट इज़ r1, हमने इसको कह दिया। और फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट जब हम 2 तक गए तो अर्थ के सेंटर से टू दैट पॉइंट 2 हमारे पास डिस्टेंस आया r2, वो यहाँ पे हमने शो किया r2। फिर हमने ये देखा कि r2 और r1 आपस में कितनी दूर है, उनमें आपस में कितना चेंज है, दैट इज़ डेल्टा r। डेल्टा मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो वेरी स्मॉल चेंज दैट इज़ डेल्टा r, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है r2 - r1। साथ मैंने लिख लिया कि r2 यहाँ पे इनमें देखें r2 अच्छी खासी लेंथ है। अभी अच्छी खासी लेंथ किस तरह आई हमारे पास, r1 प्लस डेल्टा r, यानी कि r1 रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू पॉइंट 1 जितना डिस्टेंस है उसमें अगर हमने वो डिस्टेंस ऐड कर दिया जो चेंज हुआ है फ्रॉम
मूविंग टू पॉइंट 2 फ्रॉम पॉइंट 1, उस डिस्टेंस को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया तो हमारे पास आ गया R2। अब हमने कन्वेंशन ये है कि हमने डिस्टेंस लेना होता है जब भी टू बॉडीज़ के दरमियान या 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो हम उन दोनों के सेंटर से कैलकुलेट करते हैं। अर्थ का तो पहले ही हमने सेंटर लिया था O, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा R जो आया इसका भी सेंटर होना चाहिए, इसके भी मिड पॉइंट से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R को हमने कह दिया कि R मिड पॉइंट है R1 और R2 का। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जैसे एवरेज फाइंड करते हैं। बस हमने कह दिया कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने करनी है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है एक वैल्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि वर्क, where there is energy there is work, where there is work there is energy. This is work energy principle, यानी कि काम करेंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो काम करेंगे। तो ये दोनों साथ साथ हैं, दैट मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अब आपने एक बात और ख्याल में रखनी है, जब हम टॉपिक ख़त्म करेंगे तब हम इसका पता चलेगा कि जो एनर्जी है वो एक्चुअली मैटर नहीं करती, चेंज इन एनर्जी मैटर करता है, दैट इज़ गिवन बाय वर्क डन। तो हम वर्क डन ही कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट 1 से 2 तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कहेंगे कि सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 to point 3 is the same, and from point 3 to 4 is the same, up to so on from point n-1 to point n is the same as well। इन सबको सम कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट बिफोर दैट हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ R², और वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट इट इज़, बिलीव मी, इट्स सुपर ईजी। तो लेट अस स्टार्ट डेरिवेशन की हेडिंग। उसके बाद हेडिंग मैंने दे दी कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। अच्छा, अगर आप हेडिंग्स में डेरिवेशन कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको अपने मेमोराइज़ करेंगे इसको जब, तो आप अगर हेडिंग्स को माइंड में रख लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बस मिनट्स का काम है, बस आसानी से तैयार हो जाता है। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला हमने लिख दिया, वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, दैट इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना था, इसीलिए हमने इतने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया उसको, ताकि हम हर फोर्स पे वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। हमने लिख दिया कि वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, बिकॉज हमने इसको इतने छोटी पीसेस में डिवाइड कर लिया है ऑलरेडी कि हमें पता है कि फोर्स कांस्टेंट रहने वाली है। अब दैट मीन्स हम वर्क का फॉर्मूला जो एफ डी कॉस थीटा वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। हमने कहा कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, यानी कि वर्क डन जितना हमने किया, मतलब जितना ग्रेविटी ने किया from displacing a body from point 1 to 2, that is given by Fg delta R cos 180। Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं Fg। d डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 से 2 में जाने के लिए हमने डिस्टेंस ऊपर डायग्राम में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कैलकुलेट किया डेल्टा R। डेल्टा R डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसलिए हमने लिख दिया D इक्वल्स टू डेल्टा R एफ जी डेल्टा R कॉज ऑफ 180। एंगल 180 क्यों है? क्योंकि बॉडी अपवर्ड्स मूव कर रही है इन्फिनिटी तक जाने के लिए और ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो इस वजह से एंगल 180 हो गया। एंगल जब फाइंड करते हैं तो उसमें हमने हमेशा जो फोर्स है
जो दोनों वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल फाइंड करना है उनकी टेल्स को ज्वाइन करना होता है हमेशा। तो उसकी टेल्स को ज्वाइन करके, दोनों की टेल्स को ज्वाइन करके 180 हमारे पास आ गया थीटा 180, यानी कि हमें पता चल गया कि हमारे पास ये इसका जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आने वाली है। डेल्टा आर की वैल्यू जैसे हमने ऊपर लिखी थी, आपने आई होप के नोट कर ली होगी। डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1, मतलब जो ज़्यादा वाली डिस्प्लेसमेंट थी, जो ज़्यादा लेंथ थी R2, ग्रेटर लेंथ जो जिसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड था, उसमें से हमने R1 को जब माइनस किया हमारे पास आ गया डेल्टा R, यानी कि चेंज इन लेंथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो cos 180 की जगह -1 लिख दिया, डेल्टा आर की जगह हमने लिख दिया R2 माइनस R1, यहाँ पे मैंने साइड पे मेंशन भी किया। और एफ जी यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी, दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ। m1 m2 होता है तो हम उसकी जगह कैपिटल M रिप्रेजेंट्स मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट्स mass of that body which is being displaced to point infinity over r2. r2 is the square of the distance। r हमने किसको कहा था, मिड पॉइंट को, तो that is exactly the same mid point, that is r2 r square। उसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो W को हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया और इसको हमने कह दिया दैट इज़ इक्वेशन A। नेक्स्ट फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ R स्क्वायर। हमने कहा था कि R जो है वो इक्वल होता है मिड पॉइंट के डेल्टा R प्लस R1, और इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया R के, ये जो ऊपर हमने लिखा है R इक्वल टू R1 प्लस R2/2, इसमें हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से बनी कि R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1/2, और ये दोनों R1 और R2 ऐड हो गए 2R1, और इसको जब हमने इनको ऐड किया तो हम इसको दोबारा एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमने टोटल ऐड करके टोटल के नीचे डिनोमिनेटर में, पूरे के डिनोमिनेटर में 2 लिखा, लेकिन हम इसको वापस रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना। इसको रिवर्स किया हमने, दोनों को अलग अलग से लिख लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद 2 कैंसिल हो गया तो हमने कह दिया R इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा R/2। अब हमें चाहिए थी R स्क्वायर की वैल्यू, तो हमने दोनों साइड्स पे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हमने ले लिया स्क्वायर लिया, तो R स्क्वायर हमारे पास आ गया R1 प्लस डेल्टा R/2 होल स्क्वायर्ड। अब ये हमारे पास थी आइडेंटिटी। मैथ्स में आइडेंटिटी हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर्ड। इस आइडेंटिटी को हमने सिंपली थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा उससे डिस्क्राइब करके लिखा, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ गई। और इसमें 2ab वाली चीज़ में हमने इस तरह लिखा और 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आ गया R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर ओवर 4 प्लस R1 डेल्टा R। अब यहाँ से बात को गौर से सुनना है। क्या चीज़ है कि डेल्टा R पहले बहुत स्मॉल है, क्योंकि हमने इतना थोड़ा डिस्टेंस, इतना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देखना है कि हमारे पास फोर्स तकरीबन कांस्टेंट हो जाए। अब फोर्स को तकरीबन कांस्टेंट करने के लिए इतना थोड़ा डिस्टेंस देखा, उस डिस्टेंस का भी स्क्वायर कर लिया। अगर डिस्टेंस लेट सपोज 0.1 मीटर हो जाए हमारे पास, अगर हम उसका भी स्क्वायर कर लें तो 0.01 मीटर हो जाएगा। अगर हम पॉइंट में वैल्यूज़ का, या पहले से ही स्मॉल वैल्यूज़ का, लेस देन 0 जिनकी वैल्यू होती है, उन वैल्यूज़ का अगर हम स्क्वायर करें तो वो और छोटी हो जाती हैं, उनके मैग्नीट्यूड में और कमी आ जाती है। फिर हमने कहा कि डेल्टा आर का स्क्वायर ले लिया, जो कि पहले ही बहुत लेस वैल्यू थी, उसको भी डिवाइड कर दिया 4 से। अब अंदाज़ा करें कि अगर हमें कितनी छोटी वैल्यू को डिवाइड कर दें
एक उससे कई गुना बड़े डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आंसर कितना छोटा आएगा। चाहें तो आप कैलकुलेटर पे इसको करके भी देख लें। 0.1 का स्क्वायर करें, फिर उसको डिवाइड कर दें 4 पे, तो आंसर विल बी वेरी वेरी स्मॉल। अब जहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ 6400 किलोमीटर्स, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो उस डिस्टेंस के सामने इतना सा डिस्प्लेसमेंट क्या मैटर करेगा। तो चुनाचे इसी वजह से हमने डेल्टा आर को कह दिया कि ये बहुत स्मॉल है, और डेल्टा आर स्क्वायर इससे भी स्मॉल है, और डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें हम डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने सिंपली डेल्टा आर स्क्वायर्ड ओवर 4 को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया, तो समथिंग प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू दैट सेम कांस्टेंट। तो हमने आर स्क्वायर की ये इस तरह की फॉर्म आ गई, सिंपली बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते जा रहे हैं साथ साथ। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली एंड वेरी अटेंटिवली। तो आई होप दैट यू विल कम टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आर स्क्वायर में डेल्टा आर की वैल्यू अब हमने पुट कर दी। आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, उसमें डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी। तो डेल्टा आर हमारे पास था आर स्क्वायर माइनस आर वन, उसकी वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई कर दिया उसको आर वन के साथ। इधर देखें, आर वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आर वन आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर। अब आर वन स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस बोथ विल गिव एन आंसर ऑफ ज़ीरो, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन आर टू के इक्वल आ गया आर स्क्वायर। अब इतनी मुश्किल से हमारे पास अगर आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसको इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं, जो हमने पहले इक्वेशन बना ली थी अपनी, जहाँ पे इसकी जगह हमारे पास आ रहा था आर स्क्वायर। जो इक्वेशन थी हमारे पास, W from 1 to 2 equals to minus G कैपिटल M स्मॉल m R स्क्वायर। अब इसकी जगह हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी सिंपली। जो काम हमने पीछे किया था वही काम हमने यहाँ पे किया, एलसीएम को रिवर्स कर दिया। वन ये कैंसिल हो गई वैल्यूज़, और 1/R1 माइनस 1/R2 हमारे पास आ गया।